लेसन 2 है, ठीक है। आज का आपका 3 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। निकालो अपनी संख्या। एक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा दोहरा निषेचन। माने पहला टॉपिक आज का रहेगा दोहरा निषेचन, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो रहेगा आपका, उसका नाम रहेगा निषेचन। निषेचन पश्य संरचनाएं एवं घटनाएं। और तीसरा टॉपिक जो रहेगा उसका नाम होगा भ्रूणपोष। तीन चीजें हम लोग पढ़ने वाले आज हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का 3 टॉपिक को बढ़िया सा पढ़ेंगे, जिसमें आज पढ़ने वाले हम लोग हैं पहला दोहरा निषेचन, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पश्य घटनाएं एवं संरचनाएं, और तीसरा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणपोष। तो पहला की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आज, ठीक है। भ्रूणपोष की क्या है पहला दोहरा निषेचन। तो देखो, नमस्ते। हम लोग पहले पढ़े थे, याद भी किए होंगे कि आपको एक संरचना बनाया गया था, बीजांड की संरचना। कुछ याद आ रहा है? पहला आज की टॉपिक रहेगी दोहरा निषेचन। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़े थे कि ऊपर एक बीजांड की संरचना में बताया गया था। खूब बढ़िया समझना, चित्र से समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऊपर आपके पास 3 कोशिकाएं थी, बीच में आपके पास 2 कोशिकाएं थी, और नीचे भी आपके पास 3 कोशिकाएं थी। ये बीजांड की संरचना आपकी है। तो कहा होता है कि ऊपर वाला जो कोशिकाएं होती है उसको प्रति व्यसांत कोशिका कहते हैं। इसका नाम होगा प्रति व्यसांत, और इसका नाम होगा ध्रुवीय कोशिका, जैसे भी कहा जाता है केंद्रकीय कोशिका, ठीक है। केंद्रकीय कोशिका या इसी को आप कहेंगे ध्रुवीय कोशिका। और ये जो 2 आपकी होती है उसको कहते हैं सहायक कोशिका, और जो बीच वाला बड़ा वाला हिस्सा देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं अंड कोशिका। समझो, आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में यही बात हो रही है। 3, एक दोहरा निषेचन, निषेचन पश्य घटनाएं और संरचनाएं, और तीसरा आपका है भ्रूणपोष। तो इसमें एक चीज़ आ रही है दोहरा निषेचन। तो आपको बीजांड की संरचना में बताया गया था कि बीजांड में 8 कोशिका पाई जाती है। देख रहे हैं, सबसे ऊपर 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिव्यसांत कोशिकाएं। फिर बीच में आपकी 2 कोशिकाएं होती है जिसको केंद्रकीय कोशिकाएं कहते हैं। सबसे नीचे 3 होती है, जो अगल बगल वाला होता है उसको सहायक कहते हैं, बीच वाला को हम लोग केंद्रकीय कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से क्या घटनाएं होंगी कि आप इसको दोहरा निषेचन कहेंगे, तो बहुत आराम से समझिएगा। दोहरा निषेचन में 2 बार निषेचन होता है, ये तो बात आप जानिए। जब टॉपिक दोहरा निषेचन की बात करेगा तो इसमें 2 बार निषेचन होता है। क्या होता है इसमें देखें कि आपके किताब में लिखा गया कुछ बातें कि एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। माने टॉपिक समझते रहेंगे
इसके अंदर जो एंट्री कर रहे हैं, दो नर युग्मक प्रवेश करके यहाँ पर दो नर युग्मक बनते हैं। माने अंदर जब जाएंगे तो दो नर युग्मक का क्या होगा, निर्माण। देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, दोनों नर युग्मक है। एकदम ब्लैक बोर्ड पे ही देखना, इधर उधर देखोगे तो फिर ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या होता है दोहरा निषेचन। बस इतना ही जानते हैं कि दोहरा निषेचन में दो बार निषेचन होता है। आखिर कौन सी घटनाएं होती हैं? तो मैंने कहा कि आपके पास बीजांड की संरचना है, ऊपर 3 कोशिकाएं होती है जिसको मतलब प्रतिभेशांत कोशिकाएं, बीच में 2 कोशिकाएं होती है जिसको केंद्रीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, पढ़े भी थे। नीचे 3 कोशिकाएं होती है, जो दोनों किनारे वाले होते हैं उसको सहायक कोशिका, और जो बीच वाला होती है उसको अंड कोशिका। इसके अंदर 2 केंद्रक का नर युग्मक का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, अब उसमें से देखो क्या ना डबल आप बता रहे, उसमें से एक जो नर युग्मक होता है वह अंड कोशिका की ओर गति करता है। किसके तरफ? देखिए आपके पास 2 नर युग्मक है, एक जो नर युग्मक है जो अंड कोशिका है इसके तरफ गति कर रहा है। जैसे आपकी किताब में लिखा है उसको हम बता देते हैं, समझिए। एक नर युग्मक किसके तरफ गति किया, अंड कोशिका की तरफ गति किया। अब क्या करता है ना, और केंद्रक के साथ संगलित होकर फिर इसके साथ एक क्या आता है, माने अंड कोशिका के साथ ये मिल जाता है, और मिलने के बाद युग्मक संलयन पूर्ण हो जाता है। माने जब ये मिल जाता है तो मान लो कि ये नर है, ये मादा है, अंड कोशिका का मतलब मादा, और नर का मतलब भाई जानते ही होंगे, जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ से एक क्रिया संपन्न हो जाती है जिसका नाम होता है युग्मक संलयन। युग्मक, अच्छा आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि युग्मक का मतलब होता है नर युग्मक, मादा युग्मक, और संलयन का मतलब होता है मिलना या जोड़ना। ठीक है, उसमें से क्या होता है ना, एक नर युग्मक किसके पास गया, अंड कोशिका के पास। अच्छा देखो, एक नर एक मादा है, दोनों मिलेंगे तो युग्मक संलयन। युग्मक का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक, और संलयन का मतलब होता है दोनों मिल जाते हैं। तब मिलते हैं तो क्या होता है, देखिए जब मिलते हैं जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका जिसको आप युग्मज का निर्माण हो जाता है। भाई मिलेंगे तो मान लो इसमें भी यन है, इसमें भी यन है, और जब मिलते हैं तो द्विगुणित जिसको आप 2n कहते हैं, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। का मिले, दोनों मिले। ये वाला जो आपका नर युग्मक है और ये अंड कोशिका दोनों मिल रहे हैं, तो मिलने के बाद युग्मक संलयन हो रहा है। युग्मक संलयन को मतलब दोनों युग्मक मिल गए, नर युग्मक मादा युग्मक, तो यहाँ से द्विगुणित संरचना होती है। द्विगुणित कहेगा ना तो 2n लिखा जाता है, अगुणित कहा जाता है तो n लिखते हैं, और त्रिगुणित कहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, 3n लिखते हैं। ये इसकी बातें होती है। अगुणित के लिए n, द्विगुणित के लिए 2n, और त्रिगुणित के लिए 3n लिखते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब सुनो आगे। ये तो पहला नर युग्मक का काम हुआ, माने 2 नर युग्मक बने, पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिला और युग्मक संलयन का निर्माण हुआ, और यहाँ से द्विगुणित संरचना बनी जिसका नाम होता है 2n। अब एक नर युग्मक बचा हुआ, तो क्या होगा, एक नर युग्मक जो बचा हुआ है, तो देखिए कह रहे हैं ना, दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय जो कोशिकाएं होती है उससे मिलता है। अच्छा मान लो कि ये भी n था, ये भी n था, तो n मिले तो क्या हुआ, 2n बना ना। अब जब दूसरा का नर युग्मक ये है, ये जा करके जो केंद्रीय कोशिका होता है उससे मिलेगा। बात समझना बाबू। तो जब ये जाकर इससे मिलता है तो देखो यहाँ पर n ये भी है, एक यहाँ पर n है, एक यहाँ पर n है, माने दोनों से जाकर मिलता है। ये तो खाली जाकर अंड कोशिका से मिल जाता है ना, इसलिए नर युग्मक n है, ये भी नर युग्मक n, 2n बना जाता है। अब ये भी n है, ये भी n है, सब माने अकेले अकेले तो n होगा। अब जब ये क्या होता है, दूसरा नर युग्मक जा करके केंद्रक से जब मिलता है, किससे मिलता है, केंद्रक से, तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। किसकी, त्रिगुणित संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है, उसको 3n से प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इस पूरी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। देखो अब इसमें देखिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं, और आगे कुछ बातें लिखा गया है कि चूंकि एक भ्रूण पूटी में 2 प्रकार के संलयन होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं, जो कि पुष्पी पादप के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात माने जब क्रिया संपन्न हो जाता है, कौन, हाई क्रिया, माने दूसरा जो नर युग्मक है जब त्रिसंलयन की क्रिया समाप्त कर देता है, तो समाप्त होने के बाद देखो क्या बन जाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है।
अब किसका निर्माण हो जाता है? प्राथमिक भ्रूणपोष। और देखो आगे का लिखा है, यही भ्रूणपोष बाद में विकसित होने लगता है और विकसित होने के बाद जब एक माने भ्रूण के रूप में बदल जाता है, फिर इसी भ्रूणपोष से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। बताओ क्या पूरी प्रक्रिया समझे? अगर आएगा ना तो इतना ही अच्छे तरीके से आप लिखिएगा। आपको लिखा है एकदम शॉर्टकट रूप में, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि आज इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझे होंगे। कोई भी आपसे पूछे, देखो मैं आपको लगातार कहता हूँ कि लिखने से पहले इस चीज़ को आप समझिए। समझ रहे हो? समझ जाएंगे तो खुद ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं। मैंने कहा कि एक बीजांड है, क्या है? बीजांड। आपको याद होगा बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय के अंदर पाया जाता है। सब याद रखो, कल बताया गया था आपको। ये बीजांड है। बीजांड में सबसे ऊपर 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको प्रतिबेशांत कोशिकाएं कहते हैं। बीच में 2 कोशिका पाई जाती है, जिसको केंद्रकीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। नीचे आपके 3 कोशिका पाई जाती है, 2 को हम लोग क्या कहते हैं? सहायक कोशिका, और बीच वाले को कहते हैं अंड कोशिका। ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर जब माने इसके अंदर कोई कोशिका प्रवेश करती है तो वह 2 नर युग्मक में बढ़ जाता है। कितने युग्मक में? हाँ, 2 नर युग्मक में बढ़ जाता है। और एक नर युग्मक जो होता है वह किससे मिलता है? अंड कोशिका से। और जब अंड कोशिका से मिलता है तो युग्मक संलयन होता है और माने द्विगुणित एक संरचना बनती है। ठीक है। उसके बाद से जो दूसरा नर युग्मक होता है वह केंद्रकीय कोशिका से मिलता है, और जब वो केंद्रकीय कोशिका से मिलता है तो वो केंद्रक का है, यन 2 यन, एक ये यन जा रहा है तो त्रिगुणित संरचना क्या होती है? बनती है। और फिर से सुनो, जब त्रिगुणित संरचना बन जाती है इसी को त्रिसलयन भी कहते हैं। त्रिसलयन भी सिखाएंगे। 3 संरचना यन 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 3 यन है। और सुनो फिर इसके बाद से क्या होता है कि त्रिगुणी जब संरचना माने त्रिगुणी जो क्रिया होती है जब संपन्न हो जाती है, यहाँ किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। फिर वही भ्रूणपोष बाद में विकसित होकर किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण। समझ में आया? बता सकते हैं सब लोग? कोई किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। कुछ नहीं है, नर युग्मक 2 है। लगातार आपको बता रहे हैं कि 2 नर युग्मक इसके अंदर उपस्थित है, तो देख लेना। और दोनों में एक नर युग्मक किससे जाकर मिल रहा है? अंड कोशिका से मिल रहा है। जब ये अंड कोशिका से मिल रहा है तो द्विगुणित संरचना क्या हो रहा है? बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे युग्मक संलयन है, द्विगुणित संरचना बन रहा है। दूसरा नर युग्मक बचा हुआ है। ये नर युग्मक जा करके जो ध्रुवीय कोशिका है या जो केंद्रकीय कोशिका है उससे जाकर क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है। तो उससे जाकर मिल रहा है तो त्रिगुणित संरचना त्रियन बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिसलयन कहते हैं। तो जो पढ़ा रहे हैं ये पाठ तो नहीं है, समझ कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड मतलब समझने वाली है। कुल ये जब चित्र आ जाता है जिसको बहुत ध्यान से समझा जाता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग कहा करते, इस पूरी जो घटना फिर भ्रूणपोष का निर्माण होता है और इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते थे? दोहरा निषेचन करते हैं। ठीक है। अब कहो तो इस चीज़ को लिख देते हैं। लिख लो थोड़ा सा। फिगर आप बना लीजिए। फिगर का तो सबसे मेन है। लिख लीजिएगा कि सर्वप्रथम सर यही है क्या? इसमें कि सर्वप्रथम बीजांड के अंदर 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है। अंड कोशिका से मिलता है तथा एक द्विगुणित जिसको ट्यूयन कहते हैं का निर्माण होता है। ठीक है। एक द्विगुणित जो संरचना होता है उसका क्या होता है? निर्माण होता है। पुनः दूसरा नर युग्मक
कोशिका से मिलता है, कोशिका से मिलता है, ठीक है। किससे मिला? केंद्रकीय कोशिका से मिलता है तथा दो केंद्रकीय कोशिका से मिलता है तथा त्रिगुणित संरचना बनाता है, जिसे त्रिसलयन कहते हैं, जिसे त्रिसलयन कहते हैं। इसके बाद त्रिसलयन कहते हैं। इस प्रकार दो बार निषेचन होने के कारण इसे दोहरा निषेचन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। त्रिसलयन के क्रिया जब समाप्त हो जाती है, क्रिया जब समाप्त हो जाती है तब भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश का निर्माण होता है। पुनः भ्रूण का निर्माण हो जाता है। पुनः लिखना, भ्रूणकोश से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। कभी मत भूलना बाबू इसको, दोहरा निषेचन को एकदम आराम से इसका तैयारी कर लेना, ठीक है। सब लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बारे में तब हम लोग अंतर इसको देखेंगे क्या होता है। भ्रूण कोश, ठीक है, ये कोश लिखा गया है। अच्छा, आप इस चित्र को देख करके क्या क्या बोल सकते हैं? मैं कहा तो कि आओ खड़े हो जाओ, खड़े हो करके आप स्पीच दीजिए कि भ्रूणकोश के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हैं जो चित्र आप देख रहे हैं। कहेंगे सर बहुत कुछ बोल सकते हैं हम लोग, तो समझो सब लोग। देखो, कहोगे कि जो भ्रूणकोश होता है एकदम बढ़िया से, सबसे ऊपर 3 कोशिकाएं होती है, देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यशांत कोशिकाएं कहते हैं। याद करो। चलो यहाँ पर हम फिगर बना करके आपको अच्छे से समझाएं। मान लो सिंपल सा एक फिगर है इस तरीके से, ठीक है, और इसमें आप ये कहेंगे कि सबसे ऊपर 3 कोशिकाएं हैं, समझ रहे हो? इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तीनों के एक साथ प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। चलो, ओके, अच्छा लगता है ना? बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हैं आजकल। ये 2 आपके पास ध्रुवीय कोशिकाएं, ठीक है, और एक आपके पास नीचे होती है, दिख ही रहे हैं, अभी आप चित्र बनाए थे। दोनों क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। और बीच वाला क्या होता है? अंड कोशिका, ठीक है। क्या कहते हैं? सुनो, देखो, तो इतना तो आप देख करके सब लोग बता सकते हैं कि क्या क्या जो भ्रूणकोश होता है इसकी संरचना में आप क्या बता सकते हैं, क्या क्या इसमें पाया जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं। देखो, कुछ और बातें हम बता देते हैं भ्रूणकोश के बारे में कि जो भ्रूणकोश होता है वह बताओ अभी ये स्त्री में पाया जाता है कि पुरुष में? पहले तो ये जानिए कि ये पाया जाता है स्त्री के अंदर, और स्त्री का मतलब होता है गुरु बीजाणु धानी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? और आपको याद होगा कि गुरु बीजाणु धानी जो होती है स्त्री में पाई जाती है, पुरुष में लघु बीजाणु धानी पाया जाता है। तो पुरुष में जब लघु बीजाणु धानी पाया जाता है, इसीलिए तो उसके अंदर पराग कण उपस्थित होता है। और वह तो परागकण आए थे जो कि 2 नर युग्मक में आप देखे तो बटे थे पराग नलिका के अंदर, तब इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न हुई थी।
तो पहला बात है कि जो आपके ये जो देख रहे हैं भ्रूणकोश, वो क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है, पाया जाता है, लगभग धासा होता है। ठीक है। देखो आपको बता दें कि भ्रूणकोश के सबसे ऊपर एक जो ये देख रहे हैं सबसे ऊपरी जो परत होती है, इसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग भाई? जब पत्ती के पौधे के बारे में पढ़े हैं तो कोशिका भित्ति की बात जरूर होगी। तो सबसे बाहर जो होती है एक पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है, बहुत पतली होती है, पतली कोशिका भित्ति का होती है पाई जाती है। तो समझ लो बाबू, तो समझ लो, एकदम याद हो जाएगा आपका। और ये जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? तो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। किसको? पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज का तो लगभग हर एक पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है, लेकिन इसमें पेक्टो भी और सेलुलोज भी दोनों होती है। ठीक है। अच्छा, अब एक और बता देते हैं कि इसके अंदर जो होती है तमाम प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि इसमें केंद्रीय ध्रुवीय कोशिकाएं भी पाई जाती है, 3 अगुणित सहाय ऊपर प्रतिवेशांत कोशिकाएं भी पाई जाती है, 2 आपके सहायक कोशिका पाई जाती है, और एक क्या होती है, अंड कोशिका पाई जाती है। सब ये क्या होती है ना, भ्रूणकोश के अंदर ही उपस्थित होते हैं। पूरा इसके भ्रूणकोश के अंदर क्या भरा होता है, याद करो, जीव द्रव्य भरा होता है। जीव द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। हमको भी बुलवा देते हो तुम। साइटोप्लाज्म तो उसको कहा जाता है ना, कोशिका द्रव्य को कहा जाता है। आपको याद होगा कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधारशिला भी कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने कहा था? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधारशिला भी कहा जाता है। ये हमको याद, जानते हो, जब मैं 9 में पढ़ता था ना, तभी पढ़ाई गया था बारहवीं, तब से मुझे याद है। बाकी कहाँ आपको कहीं पढ़े है? कहा 11 में भी नहीं पढ़े, 12 में भी नहीं पढ़े, अभी तक 10 में भी नहीं पढ़े। लेकिन 9 में जब मैं पढ़ता था तो उस समय था कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधारशिला देने वाले वैज्ञानिक का नाम था हक्सले। उसका नाम क्या था? हक्सले। हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य जो होता है जीवन का क्या होता है, भौतिक आधारशिला। तो ये रहा आपका भ्रूणकोश। क्या रहा? भ्रूणकोश। कहो तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, तनी आप चित्र बनाकर कुछ बारे में लिख लीजिए कि माने हाई कुली अगर नहीं क्या मालूम तो मालूम हो जा कि पतली कोशिका भित्ति। तो आपके पास है भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर। अब मुझे बताओ थोड़ा सा, आप लोग से डिस्कशन करें, जब तक हम लोग अंतर लिखेंगे, वैसे तो लिखेंगे लेकिन तो नहीं, हम लोग कुछ जान जाए इसके बारे में, सीख करके लिखेंगे तो नहीं अच्छा रहेगा। यहाँ भ्रूणकोश पहले लिखेंगे और तब यहाँ पर भ्रूणपोष धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन सीखते चलेंगे, कभी भविष्य में भूले नहीं। ठीक है। दोनों में अंतर आपसे पूछेगा तो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं हम लोग कि जो भ्रूणकोश होता है क्या होता है। अच्छा, अभी आप देख रहे थे भ्रूणकोश था, भ्रूणकोश में बहुत अधिक कोशिकाएं पाई जा रही थी इसके अंदर। और सभी माने भ्रूणकोश जो होता है अगुणित होता है। अगुणित का मतलब इसमें केवल यन होता है, याद करना। भ्रूणकोश कैसा होता है? अगुणित। अगुणित का मतलब केवल इसमें यन होता है। ये तो बात आप याद करिए, याद हुआ ना। अच्छा बताओ, भ्रूणपोष का निर्माण कैसे हो रहा था? भ्रूणपोष कैसा होता है? अगुणित, द्विगुणित कि त्रिगुणित? सिंपल से परिभाषा है त्रिगुणित। और अभी आप पढ़े थे ना कि जब त्रिसंलयन होता है तब उसके बाद से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो ये त्रियुग्मित होता है। त्रियुग्मित मतलब 3 यन, अगुणित का मतलब यन। तो पहला तो इसमें अंतर जान गए कि अगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। अब देखो, भ्रूणकोश से तो देखना बाबू, भ्रूणकोश से भ्रूण का निर्माण होता है, और हकीकत में इस चीज़ का निर्माण होता है। आज जो भ्रूणपोष होता है ये भ्रूण को पोषण देता है। देख लो, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश यानी इसका मतलब होगा कि भ्रूणकोश में भ्रूण रहता है। जिसमें अंडकोश, अंडकोश में क्या आता है? अंडाशय रहता है। जैसे वृषण कोश, तो वृषण कोश में वृष या शुक्राणु या जो वृषण होता है वो उपस्थित होता है। तो इससे भ्रूण का निर्माण होता है। ये भ्रूण को क्या करता है? पोषण देता है। चलो और भी बता सकते हैं कि जो इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजांड में होता है। समझ रहे हो? इसका विकास कहाँ होता है? गुरु बीजांड में होता है। और भ्रूणपोष का विकास किस में होता है? तो भ्रूणपोष का विकास जो ध्रुवीय केंद्रक था ना, अभी नवयुग्मक जाकर ध्रुवीय केंद्रक से केंद्रीय केंद्रक से मिल रहा था, तो उसमें इसका क्या होता है? भ्रूणपोष का निर्माण। तो अंतर लिख लेते हैं। समझ में आया ना पूरा क्लियर? अगर हम न आपको बताएं तभी आप लिख सकते हैं, फिर भी लिखा देते हैं, याद कर लेना कि यह अगुणित
जिसको यन कहते हैं, अगुणित होता है। यह त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित का मतलब होता है 3 यन होता है। ठीक है, और लिख लेना है कि इससे भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है। और इसमें क्या कहोगे, इसमें भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसमें भ्रूण का पोषण प्रदान होता है। लिखना प्रदान होता है। ठीक है, और लिख लो तीसरा, ये भोजन संचित नहीं रखता। यह भोजन संचित नहीं रखता। और इसमें भोजन संचित रहता। ये 3 अंतर आप जाने, याद भी हो गया। तीनों के बारे में बता भी सकते हैं। और फिर एक लास्ट टॉपिक आज पढ़ के हम लोग समाप्त करते हैं, जिसका नाम होगा निषेचन पश्य घटनाएं और संरचनाएं। और निषेचन पश्य घटनाएं और संरचनाएं। ठीक है ना, देखो लिख ले सब लोग। निषेचन पश्य घटनाएं या संरचनाएं। बिठा दे इसको। सब लिख लिए। चलो देखो, आप कहेंगे कि जब दोहरा निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, किताब में देखिएगा ना, एकदम आपकी किताब में लाइन बाय लाइन जैसे लिखा है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, बस टाइम दीजिए। देखिए, कहेंगे कि दोहरा निषेचन के बाद, दोहरा निषेचन की क्रिया जब संपन्न हो जाती है तब भ्रूणपोष का निर्माण होता है ना, भ्रूण का निर्माण होता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। इस पूरी घटना को हम लोग कहते हैं निषेचन पश्य घटना। सिंपल सी बात। अब एगो निषेचन पूर्व घटनाएं थी, तो निषेचन पूर्व घटना में कहते हैं कि फूल को विकास होना, माने पुष्प का विकास होना, पुष्प के अंदर जो नर युग्मक होता है उसका निर्माण होना, मादा युग्मक का निर्माण होना, परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होना, वर्तिकाग्र के निर्माण होना, इसको कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। और निषेचन पश्य घटना का मतलब होता है भ्रूणपोष का निर्माण होना, भ्रूण का निर्माण होना, और भाई अंडाशय से फल का निर्माण होना, बीजांड से बीज का निर्माण होना। इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए तो लिख लो। दोहरा निषेचन के बाद, दोहरा निषेचन के बाद भ्रूणपोष, भ्रूण का निर्माण होना तथा, आराम से समझना, तथा अंडाशय से फल का निर्माण होना, फल का निर्माण होना, बीजांड से बीज का निर्माण होना। भ्रूणपोष में भ्रूण का निर्माण की, अरे भ्रूणपोष बनता है तो उसी में भ्रूण बनता होगा, भ्रूण का वो पोषण देता होगा। मान लो भ्रूण होता है पहले से तैयार होता है ना, तभी तो पोषण में जाकर देता है भ्रूण पोषण, इसीलिए भ्रूण उसमें लिख दिया गया, पहले से उसका निर्माण हो गया होता है। बीजांड से बीज का निर्माण होना,
इस पूरी घटना को निषेचन पश्च घटना या संरचना कहते हैं, या संरचना कहते हैं। क्या हुआ? संरचना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नए नए चीज़ बन रहा है, फल का निर्माण हो रहा है, बीज का निर्माण हो रहा है, किसी को मिलता है। वो रहा भ्रूण की बात, उनमें पहले से भ्रूण बना होता है, ठीक है, इसलिए भ्रूण उसमें लिखा गया। भ्रूणपोष से भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, ये पोषण देता है। तो मान लो पोषण कब देगा? जब पहले से बना रहता है। तब पेट में पहले से बच्चा रहेगा, तभी तो जो भी चीज़ें जाएंगी वो